हेलो एवरीवन, वेलकम टू अभिपीडिया। माय नेम इज़ बारका मिर्ज़ा एंड आज मैं आपके साथ में हूँ विद द लेटेस्ट अपडेट्स ऑफ 2022। एंड आज के सेशन में मैं बात करने वाली हूँ रिगार्डिंग द स्कीम्स, द लेटेस्ट स्कीम जो कि लॉन्च किया गया है। देन वी विल बी टॉकिंग अबाउट द रिपोर्ट्स, द इंडेक्सेस, देन वी विल बी टॉकिंग अबाउट द अपेरेंटिसशिप्स मेला 2022। तो वो सारी चीज़ें इन डेप्थ इन डिटेल हम आज के सेशन में देखने वाले हैं, जो कि बहुत ही बेनिफिशियल होने वाला है, इंपॉर्टेंट रहने वाला है व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। अगर हमारे अपकमिंग एग्जाम्स आने वाले हैं, दैट इज़ आरबीआई, नबार्ड, सेबी और जितने भी सारे एग्जामिनेशंस होने वाले हैं स्टूडेंट्स, ये जो लेटेस्ट अपडेट है वो सारी ही इंपॉर्टेंट है फॉर योर एग्जामिनेशंस। ठीक है, तो स्टार्टिंग से लेकर एंड तक आप वीडियो को ज़रूर देखना। एंड वन मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, इफ़ यू आर न्यू टू आवर चैनल, प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल। जब भी हमारी सेशंस होगी आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। एंड आपने क्या करना है, सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। ठीक है, तो आज के इस सेशन में हम बात करने वाले हैं रिगार्डिंग दी स्टार्टअप फॉर रेलवेज। देन विल बी टॉकिंग अबाउट द इन्वायरमेंटल परफॉर्मेंस रिपोर्ट 2022। देन हम बात करने वाले हैं रिगार्डिंग द स्कीम्स। देन विल बी टॉकिंग अबाउट द वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट 2022। देन अपेरेंटिसशिप मेला। तो वो सारी चीज़ें आज हम इस पर्टिकुलर सेशन में डिस्कस करने वाले हैं गाइज। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। बिफोर वी स्टार्ट, अभिपेरिया आप लोगों को प्रोवाइड कर रहा है कंप्लीट टेस्ट सीरीज फॉर फेज 2 एग्जामिनेशन ऑफ आरबीआई ग्रेड बी 2022, जहां पे आपको कंप्लीट टेस्ट सीरीज मिल जाएगा इंग्लिश डिस्क्रिप्टिव। Then we'll be talking about economics and social issues, and third we have finance and management. ठीक है, इंग्लिश डिस्क्रिप्टिव का टेस्ट सीरीज जहाँ पे आपको ऐसे राइटिंग, प्रेसिव राइटिंग, कॉम्प्रीहेंशंस आपको लिख जाएंगे एज अकॉर्डिंग टू द एग्जामिनेशन। जैसे जिस हिसाब से आपका एग्जामिनेशन में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, उसी अकॉर्डिंग हम यहाँ पे आपको प्रोवाइड कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ टेस्ट सीरीज। अगर हम ईएसआई की बात करते हैं तो दोनों टेस्ट सीरीज अवेलेबल है हमारे पास, वेदर वी आर टॉकिंग अबाउट ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव टेस्ट सीरीज। आपको अगर सिर्फ ऑब्जेक्टिव टेस्ट सीरीज चाहिए तो वो भी अवेलेबल है, एंड अगर आपको सब्जेक्टिव चाहिए या फिर डिस्क्रिप्टिव आंसर्स चाहिए तो वो भी अवेलेबल है हमारे पास। एंड सेम व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट फाइनेंस एंड मैनेजमेंट, इसका भी ऑब्जेक्टिव एंड सब्जेक्टिव टेस्ट सीरीज जो है वो अवेलेबल है। लिंक इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, विजिट द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, वहाँ पे आपको सारी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल मिल जाएंगे स्टूडेंट्स। टेस्ट सीरीज प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन दी बिफोर द एग्जामिनेशन। अगर हम बात करते हैं, बेसिकली ये एक प्रैक्टिस हो जाता है, एक रिविजन वर्क हो जाता है बच्चों के लिए, जहाँ पे आपको आपके स्किल्स के आंसर राइटिंग अप्रोचेस क्या होने चाहिए वो आपको पता चलेगा। देन आपकी टू कंप्लीट एन आंसर, हाउ मच टाइम यू टेक टू कंप्लीट एन आंसर, वो भी आपको पता चल जाएगा। आपका स्पीड लिमिट आपको पता चल जाएगा। फुल एज एग्जामिनेशन इंटरफेस के अकॉर्डिंग ही हमने टेस्ट सीरीज प्रिपेयर किया है आप लोगों के लिए विद द हेल्प ऑफ कीबोर्ड मोड। कीबोर्ड मोड में आपका एग्जामिनेशन होगा। तो एवरीथिंग इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। जब आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे जाओगे तो वहाँ पे आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी स्टूडेंट्स। एंड विद इन 24 आवर्स आपको आपका पेपर इवेलुएट करके भी आपको मिल जाएगा। आपको आपके मिस्टेक्स पता चलेंगे, आपको आपके एरर्स पता चलेंगे, कौन कौन से पॉइंट्स, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो आपको ऐड करने थे वाइल राइटिंग द डिस्क्रिप्टिव आंसर्स, तो वो सारी चीज़ें फीडबैक भी आपको मिल जाएंगी। ठीक है, अगर आपको कोई भी क्वेरी हो रिगार्डिंग एनीथिंग तो आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो, दैट इज 7837773651। ओके, चलिए हम स्टार्ट करते हैं हमारा न्यूज़, रीसेंट अपडेट्स। ओके, चलो पहले हम बात कर लेते हैं रिगार्डिंग दी PMM, प्रधानमंत्री नेशनल अपेरेंटिसशिप मेला। ठीक है, दैट इज PMNAM। ओके, प्रधानमंत्री अप्रेंटिसशिप मेला बेसिकली क्या हो जाता है, व्हाट इज अप्रेंटिसशिप? बेसिकली हम अप्रेंटिसशिप क्या बोलते हैं, अ पर्सन हु वर्क्स फॉर अ लो पे। बेसिकली क्यों कोई लो पे में काम करेगा, है ना? बिकॉज इन ऑर्डर टू लर्न दी स्किल्स नीडेड इन अ पर्टिकुलर जॉब। मतलब मान लो मैं कोई पर्टिकुलर जॉब के लिए सूटेबल नहीं हूँ, तो विद द हेल्प ऑफ दिस अपेरेंटिसशिप मेला मैं यहाँ पे अपने जो स्किल्स है उसको और अपग्रेड कर सकती हूँ और स्ट्रेंथन कर सकती हूँ, एंड कोई अच्छे पर्टिकुलर जॉब में मैं जॉब कर सकती हूँ। तो दैट इज नेशनल अपेरेंटिसशिप मेला, जो कि हाल ही में इस चीज़ को लॉन्च किया गया है। तो व्हाट इज प्रधानमंत्री नेशनल अप्रेंटिसशिप मेला? बेसिकली फ्रॉम नाउ ऑन प्रधानमंत्री नेशनल अप्रेंटिसशिप मेला विल बी ऑर्गेनाइज्ड एवरी मंथ फ्रॉम 2022 ऑनवर्ड्स, फ्रॉम जून 22 ऑनवर्ड्स
हर महीने, हर मंथ इस अप्रेंटिसशिप मेला को क्या किया जाएगा, ऑर्गेनाइज किया जाएगा अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप। इनके प्राइमरी गोल्स क्या हैं स्टूडेंट्स, बेसिकली टू इनकरेज दी हायरिंग ऑफ अप्रेंटिसेस फ्रॉम दी सिटीज़, मतलब हमारे कंट्री के अंदर जितने भी सारे डिफरेंट स्टेट्स है, डिफरेंट सिटीज़ हैं, वहाँ से अप्रेंटिसेस को हायर किया जाएगा। बेसिकली जो एम्प्लॉयर हैं उनको हायर किया जाएगा, उनके स्किल्स को और अपग्रेड किया जाएगा और स्ट्रेंथन किया जाएगा टू परफॉर्म अ पर्टिकुलर जॉब। ठीक है, to assist employers in identifying and developing their potentials through training and practical skills। so basically जितने भी सारे employers हैं जिनको हायर किया जाएगा for in this प्रधानमंत्री नेशनल अप्रेंटिसशिप मेला, उनके स्किल को और स्ट्रेंथन किया जाएगा विद द हेल्प ऑफ ट्रेनिंग, उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाएगी अंडर द ट्रेनिंग सिस्टम। तो उनके स्किल्स को और अपग्रेड किया जाएगा कि कोई भी पर्टिकुलर जॉब हो, कोई भी चैलेंजेस हो तो वो उन चैलेंजेस को फेज आउट कर सके। ठीक है, इट विल टेक प्लेस अक्रॉस 200+ लोकेशंस इन इंडिया। तो पूरे इंडिया के अंदर टोटल 200 लोकेशंस के अंदर ये इस मेला को परफॉर्म किया जाएगा एवरी मंथ। पार्टिसिपेशंस ऑफ मोर देन 1000 कंपनीज अक्रॉस 36 सेक्टर्स, मतलब पूरे 36 सेक्टर्स है, जितने भी सारे डिफरेंट इंपॉर्टेंट कोर एरियाज है, डिफरेंट सेक्टर्स है, वहाँ से कितने सारे कंपनीज पार्टिसिपेट करेंगे इसमें, 1000 कंपनीज विल पार्टिसिपेट इन दिस प्रधानमंत्री नेशनल अप्रेंटिसशिप मेला। ठीक है, एलिजिबिलिटी क्या रहने वाली है इसकी, दैट इज इंडिविजुअल्स हैविंग 55th to 12th grade pass certificate, a skill training certificate, an ITI diploma और a graduate degree can apply। तो कौन कौन से स्टूडेंट्स जो हैं, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यहाँ पे दिया हुआ है कि कौन कौन से लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं। 5th से 12th पास या फिर ग्रेजुएशन पास है, कोई ट्रेनिंग सर्टिफिकेट है उनके पास, ITI डिप्लोमा किए हुए हैं या फिर ग्रेजुएट डिग्री है उनके पास, तो वो सारे स्टूडेंट्स जो हैं वो सारे लोग इस अप्रेंटिसशिप मेला में अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, The candidate will given a choice of 500+ trade। तो 500+ ट्रेडिंग वर्क उनमें ऑप्शंस दिए जाएंगे, जो भी इंडिविजुअल जिसमें इंटरेस्टेड है वो उस चीज़ में वो पार्टिसिपेट कर सकता है, वेदर वी आर टॉकिंग अबाउट वेल्डर्स, इलेक्ट्रीशियंस या फिर हाउस कीपर्स या फिर ब्यूटिशियंस। ओके, apprenticeship certificate for the candidates after the training is provided to the particular individual। पूरी ट्रेनिंग उनकी कंप्लीट हो जाएगी तो उनके उसके बाद उसको एक अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट भी प्रोवाइड किया जाएगा टू दैट पर्टिकुलर इंडिविजुअल। ठीक है, द मिनिस्ट्री इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कोऑर्डिनेटिंग ऑफ ऑल स्किल डेवलपमेंट एफर्ट्स अक्रॉस द कंट्री। तो जो भी मिनिस्ट्री, दैट इज मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप, तो वो सारे रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रही हैं अक्रॉस द कंट्री while they were playing the apprenticeship mela in across the country every month। It aims to skill on a large scale with speed at a high standard in order to achieve its vision of a skill India। बेसिकली पूरे कंट्री के अंदर हमारे कंट्री को क्या एक विजन है, हमारा कंट्री का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, विजन क्या है, टू अचीव इट्स विजन ऑफ अ स्किल इंडिया। दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहना है, खुद इंडिपेंडेंट रहना है, एंड कोई भी ऐसी प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन आए, कोई भी चैलेंजेस आए तो हम उसको फेज आउट कर सकते हैं। ओके, द एम ऑफ दिस अप्रेंटिसशिप मेला। इट इज़ एडेड, इट इज़ हेल्ड बाई फंक्शनल आर्म्स। कौन कौन सी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, एजेंसीज हैं जो इस मेला अप्रेंटिसशिप मेला को हेल्प कर रही हैं, दैट इज़ डायरेक्टरेट जनरल ऑफ ट्रेनिंग, दैट इज़ DGT, नेशनल स्किल डेवलपमेंट एजेंसी, दैट इज़ NSTA, एंड नेशनल काउंसिल फॉर वोकेशनल education and training, that is NCVET etc। so these are the aided functional arms जो कि participate करेंगे, help करेंगे in this national apprenticeship मेला 2022। तो हर मंथ अब इस मेला को इनॉग्रेट ऑर्गेनाइज किया जाएगा इन अक्रॉस इंडिया, डिफरेंट स्टेट्स के अंदर जितने भी सारे लोकेशंस है, डिफरेंट लोकेशंस के अंदर उसके अंदर ये इस मेला को, अप्रेंटिसशिप मेला को ऑर्गेनाइज किया जाएगा। ठीक है, then second important news is startup for railways, इंडियन रेलवेज इनोवेशन पॉलिसी। बेसिकली अब स्टार्टअप इकोसिस्टम को अब इंडियन रेलवेज से भी जोड़ा जा रहा है। इनका मेन एम क्या है, ब्रिंगिंग एफिशिएंसी इन द फील्ड ऑफ ऑपरेशन, मेंटेनेंस, इंफ्रास्ट्रक्चर व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट स्टार्टअप्स इकोसिस्टम इन इंडिया। तो ये भी चीज़ हाल ही में रिसेंटली इसको भी फॉर्म किया गया है, दैट इज स्टार्टअप्स फॉर रेलवे पॉलिसी लॉन्च्ड। Recently the Ministry of Railways launched the startups for railways। कहाँ पे इस चीज़ को लॉन्च किया गया है, इन न्यू दिल्ली, दैट इज startups for
Railways. On the occasion, an online portal was also inaugurated. इस चीज़ के लिए स्टार्टअप्स फॉर रेलवेज के लिए एक ऑनलाइन पोर्टल लॉन्च किया गया है, जहां पे जो भी डिफ़िकल्टीज़ होगी, जो भी डेवलपमेंट्स किए जाएंगे या जो भी इनोवेशंस किए जाएंगे, वो सारी चीज़ें कहाँ पे दी जाएगी, इन एन ऑनलाइन पोर्टल विच वाज इनॉग्रेटेड इन न्यू दिल्ली फॉर स्टार्टअप फॉर रेलवेज के लिए, ठीक है। The policy is aimed at bringing efficiency in the field of operation, maintenance, infrastructure creation through participation of the startups ecosystem. तो इंडियन रेलवेज में अब कौन पार्टिसिपेट करने वाला है? स्टार्टअप इकोसिस्टम। स्टार्टअप इकोसिस्टम को और स्ट्रेंथन करने की बात की जा रही है, ताकि लोगों को इससे क्या होता है, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ मिलती है, ज़्यादा से ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ मिलती है, लोगों के पास सोर्स ऑफ इनकम आता है, एंड उनका कंजम्पशन, उनका सेविंग, उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग धीरे धीरे उसको भी स्ट्रेंथन करने की बात की जा रही है फॉर दिस लॉन्च, ठीक है। दो दिस प्लेटफॉर्म स्टार्टअप्स विल गेट द अपॉर्चुनिटी टू कनेक्ट विद द इंडियन रेलवेज। तो बेसिकली ये एक अपॉर्चुनिटी है फॉर द स्टार्टअप्स टू जॉइन हैंड विद इंडियन रेलवेज। तो स्टार्टअप्स फॉर रेलवेज की पॉलिसी क्या है? बेसिकली सबसे पहले स्टार्टअप्स की पॉलिसीज क्या होनी चाहिए? प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशंस होना। तो व्हाट आर द प्रॉब्लम्स? 11 प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स लाइक रेल फ्रैक्चर, headway reduction etc have been taken up for phase 1 of this program. तो बेसिकली इस प्रोग्राम के फेजेस बना दिए गए हैं, एंड फेज 1 में कौन कौन सी चीज़ जो प्रॉब्लम्स है उसका प्रॉब्लम्स ढूंढा जाएगा। दैट इज द प्रॉब्लम्स लाइक रेल फ्रैक्चर या फिर हेडवे में रिडक्शन, मतलब ट्रेन्स में कोई भी अगर फ्रैक्चर्स देखने को मिल रहा है तो वो सारी चीज़ें फाइंड आउट करना अंडर द फेज 1 ऑफ दिस प्रोग्राम, ठीक है। These problem statements will be presented before the startups to find innovation solutions. तो जो भी सारी ट्रेन्स की, रेलवेज की प्रॉब्लम्स होगी, तो सबसे पहले उसको किसके सामने रखा जाएगा? स्टार्टअप्स के सामने, ताकि उन प्रॉब्लम का सॉल्यूशंस ढूंढा जाए बाय दी स्टार्टअप्स ओनली। Startups will be given 50% capital grant, assured market scale and ecosystem from Indian Railways. तो बेसिकली अगर स्टार्टअप्स ने इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशंस दे दिया तो उनको 50% का ग्रांट दिया जाएगा बाय द इंडियन रेलवेज, ओके। तो साइलेंट डिटेल्स ऑफ द इनोवेशन पॉलिसी, द इनोवेशन पॉलिसी की साइलेंट डिटेल्स क्या है? बेसिकली the complete process from floating the problem statements to the development of the phototype is online with a defined timeline. Basically यहाँ पे क्या किस चीज़ की बात हो रही है कि जो भी प्रॉब्लम्स देखी जाएगी इन द इंडियन रेलवेज, उसका एक फोटोटाइप दिया जाएगा, एंड जो चीज़ अपलोड की जाएगी इन दी ऑनलाइन पोर्टल, okay. तो what is phototype? Basically a printing plate, it is a printing plate produced by a photography, okay. तो एक कंप्लीट प्रोसेस दिया जाएगा उन प्रॉब्लम का सॉल्यूशन, उन स्टेटमेंट का, उन प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन देने के लिए, डेवलपमेंट ऑफ फोटोटाइप्स इन ऑनलाइन पोर्टल ऑफ द डिफाइंड टाइमलाइंस। तो जो भी डिफाइंड टाइमलाइंस दे दिया गया है, तो विद द हेल्प ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ फोटोटाइप्स उसका सॉल्यूशन दिया जाएगा, ओके। ट्रायल्स ऑफ फोटोटाइप्स विल बी डन इन इंडियन रेलवेज। तो जो भी फोटोटाइप्स, फोटोग्राफी ली जाएगी, एक प्रिंटिंग ली जाएगी, इट विल बी डन इन दी रेलवेज ओनली। मतलब फॉर एग्जाम्पल जो भी चीज़ किया जाएगा वो रेलवे से पहले अप्लाई किया जाएगा, उसी चीज़ को देखते हुए फिर प्रॉब्लम्स का उसका सॉल्यूशन भी ढूंढा जाएगा। डेवलप्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, दैट इज TPR, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी दैट इज IPR विल रिमेन विद द इनोवेटर्स ओनली। तो जितने भी सारे इनोवेटर्स हैं उनके पास ही रेलवेज के IPRs भी रहेंगे। जो भी डिसेंट्रलाइज्ड फॉर्म में जो भी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन कंप्लीट पहले दिया गया था वो डिसेंट्रलाइज्ड फॉर्म में अब नहीं दिया जाएगा, एक सेंट्रलाइज्ड फॉर्मुलेशन किया जाएगा, एंड डिसेंट्रलाइज्ड स्टेटमेंट्स को जो पहले दिया गया था उसको अवॉइड किया जाएगा, डिलेज को अवॉइड किया जाएगा कि नहीं अभी नहीं, 2 दिन में नहीं, 3 दिन में नहीं, 4 दिन में करेंगे। तो डिसेंट्रलाइज्ड फॉर्मेशन अब बिल्कुल भी नहीं होगा, इट विल बी फॉर्म इन अ सेंट्रलाइज्ड वे, ओके। Selections of innovators will be done by the transparency system which will be dealt through the पोर्टल लॉन्च। तो जो इनोवेटर्स है, बेसिकली इस स्टार्टअप्स की जो इनोवेटर्स है, जो प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालेंगे, तो वो उसको कौन सेलेक्ट करेगा? इनोवेटर्स को बेसिकली इट विल बी सेलेक्टेड बाय द ट्रांसपेरेंसी सिस्टम्स ऑफ द पोर्टल ओनली, दैट इज स्टार्टअप्स फॉर इंडियन रेलवेज। तो बेसिकली इस पोर्टल को इसलिए लॉन्च किया गया है, ओके। देन कम्स WIR 2022, दैट इज वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट। वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट बेसिकली क्या हो जाता है कि हमारी कंट्री ने कितना इन्वेस्टमेंट किया है, या इंटरनेशनली डिफरेंट कंट्रीज इन द वर्ल्ड उनकी इन्वेस्टमेंट क्या हुई है, तो वो सारी चीज़ें इन डिटेल इन डेप्थ हम इस रिपोर्ट में देखेंगे, ठीक है।
वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट 2022। रिसेंटली इस चीज़ को लॉन्च किया गया है, इट हैज़ बीन लॉन्च रिसेंटली इन 2022। इट इज़ द रिपोर्ट इज़ रिलीज्ड बाय यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट, दैट इज़ UNCTAD। ठीक है, इंपॉर्टेंट रिपोर्ट है, एग्जामिनेशन में आपको पूछा जा सकता है। द 2022 एडिशन ऑफ द वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट एग्जामाइंस क्रॉस बॉर्डर इन्वेस्टमेंट। बेसिकली जो क्रॉस बॉर्डर इन्वेस्टमेंट किया जाता है, बेसिकली इंडिया के अंदर जो FDIs देखे जाते हैं, तो वो सारी रिपोर्ट जो हैं वो इसके अंदर आ जाती हैं। तो द क्रॉस बॉर्डर इन्वेस्टमेंट फ्लोज रिकवरी फ्रॉम कोविड-19 पैंडमिक। तो बेसिकली कोविड-19 जो पैंडमिक था उसके बाद, पैंडमिक अभी भी है बट पहले जैसा जो पीक में थी, अभी धीरे धीरे हमारी इकोनॉमी जो है वो रिकवर हो रही है ना। तो अभी अगर क्रॉस बॉर्डर इन्वेस्टमेंट भी देखेंगे तो उसमें भी एक एक्सटेंशन देखने को मिला, एक रिकवरी देखने को मिली है आफ्टर द कोविड-19 पैंडमिक। The report also reviews recent policy developments, trends and national investment policies. The report tells about the recent development जो हुआ है, trends जो हुए हैं in the national investment policy में, measures जो लिए गए, international investment agreements जो हुए, तो वो सारी चीज़ें in detail, in depth इस report में दी गई है, the World Investment Report 2022. So what are the key highlights of the 2022 report? FDI inflows into India. इंडिया में जो FDI इनफ्लोज हुई है, इट हैज़ बिन डिक्लाइंड टू $45 बिलियन इन 2021। ध्यान से सुनिएगा, ठीक है, इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट पार्ट। FDI इनफ्लोज इनटू इंडिया इज डिक्लाइंड टू $45 बिलियन इन 2021। यूनाइटेड स्टेट्स दैट इज $367 बिलियन रिमेन द टॉप रेसिपिएंट ऑफ FDI। तो व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट FDI, तो सबसे पहले रैंक में कौन है? यूनाइटेड स्टेट्स। China $181 billion and Hong Kong $141 billion retained the second and third position. तो पहला पोजीशन में कौन है? United States, then China, then Hong Kong is the third position when we are talking about the FDI. Okay. Plans for a minimum tax on profit of multinationals will be major implications for investment policy. तो बेसिकली इसका एक एडवर्स इफेक्ट, मिनिमम टैक्स, प्लान्स फॉर द मिनिमम टैक्स ऑन प्रॉफिट, तो इसका एक इम्प्लीकेशन हमें देखने को मिलेगा इन द इन्वेस्टमेंट पॉलिसी। ग्लोबल फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट रिकवर्ड टू प्री पैंडमिक लेवल्स इन 2021। 2021 के अकॉर्डिंग अगर ग्लोबली इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं तो पैंडमिक, प्री पैंडमिक से अभी का रिपोर्ट है, पहले से ज़्यादा सुधार इसमें देखने को मिला है हमें। ओके, then we'll be talking about sustainability themed investment products in global financial market roses by 63% from 2020। 2022 से अभी तक अगर देखें तो sustainability themed investment product, तो ये चीज़ जो है वो राइज किया है by 63%। और अगर हम 2022 की बात करते हैं, the FDI flows to developing economies are expected to be strongly affected by the war, यूक्रेन वॉर, रशिया यूक्रेन वॉर जो हुई थी, उससे एक एडवर्स इफेक्ट हमें हमारे FDI में देखने को मिला इन 2022। FDI in Africa hit a record $83 billion last year. Developing Asia saw flows rise in 2021 for the third straight year on all-time high of $619 billion. Developing Asian countries. Okay, and in 2021 FDI in Latin America and Caribbean rose 56%। तो जहाँ पे भी देखो कि FDI जो इन्फ्लो हुए हैं, FDI इन्फ्लोज हुए हैं डिफरेंट कंट्रीज़, तो वो चीज़ एक्सपैंड ही की गई है। अब बस इंडिया के अंदर ही जो FDIs हैं वो थोड़ा भी कम देखने को मिला है। When we are talking about UNCTAD, it is the leading institution dealing with trade and development, trading work से डील करती है, डेवलपमेंट से डील करती है, परचेज सेल गुड्स एंड सर्विसेज different countries in the world. Established by the United Nations General Assembly in 1964, it is a part of UN Secretariat and has a membership of 195 countries. तो टोटल कितने countries involved है अंडर UNCTAD? That is 195 countries and one of the largest in the United Nation system. ठीक है, it supports developing countries to assess the benefits of the globalized economy more fairly and efficiently. Basically trading work के लिए, developments के लिए ये चीज़ UNCTAD जो है क्या है, countries को help करती है पूरे world के अंदर। तो हमने देखा वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट 2022। Then we will be talking about environmental performance index 2022। environmental performance, climate changes को लेके, environment को लेके, pollution को लेके, तो वो सारी चीज़ें हम यहाँ पे देखेंगे स्टूडेंट्स। ठीक है, environmental performance index 2022 released recently
that is recently environmental performance index 2022, that we call it as EPI, released in the recently in the May last या फिर जून के first week में. It is an international ranking system when we are talking about environment, health, education, sustainability of different countries exist in the world, using 40 performances for indicators across 11 issues categories. The EPI rank 180 countries on climate change. Total ranking countries को कितने categories से मिलती है? 180 countries on climate change performances and ecosystem. तो किस चीज़ पे कंट्रीज को रैंक किया जाता है? क्लाइमेट चेंज के ऊपर एंड इकोसिस्टम के ऊपर. EPI इंडिकेटर्स क्या प्रोवाइड करती है? प्रॉब्लम्स, सेट टारगेट्स, track the trends, understand the outcomes of the problems and identify best policy practice. जो प्रॉब्लम्स है उसका सॉल्यूशंस भी देना, ट्रेंड्स को फॉलो फाउंड आउट करना, ट्रैक करना, मेजर्स को फॉलो आउट करना है. सो दीज आर द इंडिकेटर्स ऑफ इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन परफॉर्मेंस इंडेक्स 2022. अगर हम EPI 2022 के रिजल्ट्स की बात करते हैं तो हेयर आर द रिजल्ट्स. डेनमार्क टॉप द फर्स्ट रैंक इन 2022 व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट इन्वायरमेंटल परफॉर्मेंस इंडेक्स. ध्यान रखना है, ठीक है. यूनाइटेड किंगडम, फिनलैंड, माल्टा एंड स्वीडन आर इन सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ एंड फिफ्थ प्लेसेस. तो डेनमार्क फर्स्ट है, देन यूनाइटेड किंगडम, देन फिनलैंड, देन माल्टा एंड स्वीडन आर इन द सेकेंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ. United States is lagging behind its peers in wealthier country, ranking in 43rd in the index. So United States क्या ranking क्या है when we are talking about EPI 2022, that is 43rd. India slipped to 180 positions in the index which an overall score of 18.9. तो इंडिया का स्कोर क्या है when we are talking about EPI 2022, that is 180th position. ठीक है. तो एग्जामिनेशन में इसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो ध्यान रखना है. इंडियाज रैंकिंग कम आफ्टर पाकिस्तान, बांग्लादेश, वियतनाम एंड म्यांमार. तो देखा जाए तो इंडिया का रैंकिंग सबसे पीछे है आफ्टर पाकिस्तान, बांग्लादेश, म्यांमार एंड वियतनाम. ओके. ब्राज़ील रैंक्स 81, रशिया 112th, साउथ अफ्रीका 116th एंड अदर ब्रिक्स कंट्रीज. ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका इकोनॉमिक्स उसके बाद. ठीक है. तो ये हमने बात कर ली रिगार्डिंग दी इन्वायरमेंटल परफॉर्मेंस इंडेक्स रिपोर्ट, जो कि हर 2 साल में इशू किया जाता है. नोट दैट EPI रिपोर्ट इज इशूड एवरी 2 years एंड इज जॉइंटली प्रिपेयर्ड बाय रिसर्चर्स फ्रॉम येल एंड कोलंबिया यूनिवर्सिटी. तो हर 2 साल के बाद इन्वायरमेंटल परफॉर्मेंस इंडेक्स को प्रिपेयर किया जाता है. ओके. Then comes investment of ₹7243 crore done under the fishery scheme, that is PMMSY, प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना. तो प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के लिए कितना इन्वेस्टमेंट किया गया? ₹7243 crore, basically to strengthen the fishery sector in our economy. So recently the Union Ministry of Fisheries has Fishery and Animal Husbandry and Dairying launched the Pradhan Mantri Matsya Sampada Dashboard. Again PMMSY dashboard aimed, इनका मेन एम क्या है? इफेक्टिव मॉनिटरिंग ऑफ द PMMSY स्कीम एक्टिविटीज एंड देयर प्रोग्रेस इन ऑल द पार्टिसिपेटिंग स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज. तो जितनी भी सारी पार्टिसिपेटिंग स्टेट्स है एंड यूनियन टेरिटरीज है जो PMMSY के अंदर काम कर रही है, उस चीज़ में प्रोग्रेस आ रही है या नहीं आ रही है, तो ये सारी चीज़ें कौन देखेगा? हमारा PMMSY डैशबोर्ड. ठीक है. स्ट्रैटेजिकली यूटिलाइजिंग द इंफॉर्मेशन फॉर इन्फॉर्म्ड डिसीजन मेकिंग, जो भी डिसीजन मेक किया जाएगा अकॉर्डिंग टू दिस PMMSY डैशबोर्ड. ये क्या है PMMSY डैशबोर्ड? व्हाट इज दैट? इट इज़ अ मैनेजमेंट सिस्टम, इंफॉर्मेशन सिस्टम ऑन वन प्लेटफॉर्म. मतलब एक ही प्लेटफॉर्म के अंदर आपको फिशरी सेक्टर से रिगार्डिंग सारे इंफॉर्मेशन आपको अवेलेबल मिल जाएंगे. इट इज़ अ मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम. बेसिकली इट इज़ अ ट्रू इंडिकेटर ऑफ PMMSY स्कीम प्रोग्रेस. तो बेसिकली PMMSY स्कीम जो है रिगार्डिंग द फिशरी सेक्टर, वो प्रोग्रेस हो रही है या नहीं हो रही है, डेवलपमेंट्स हो रहे हैं, ग्रोथ दिख रहा है या नहीं दिख रहा है. तो इट इज़ एन इंडिकेटर, द PMMSY डैशबोर्ड. इट एग्रीगेट्स द डाटा फ्रॉम ऑल पार्टिसिपेटिंग. तो हर एक रिपोर्ट डाटा ये स्पेसिफाई करती है रिगार्डिंग द स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज. इट ऑल्सो एनालाइजेज द डाटा एंड प्रोजेक्ट्स द डाटा इन अ फॉर्म ऑफ डैशबोर्ड फॉर सेक्टरल इंसाइट्स. तो जितने भी डिफरेंट सेक्टरल के अंदर फिशरीज सेक्टर से लेके जो भी इंसाइट्स हो रही हैं, तो वो सारे प्रोजेक्शंस दिए जाते हैं अकॉर्डिंग टू दिस डैशबोर्ड. ओके. की परफॉर्मेंसेस पैरामीटर्स आर यूज्ड फॉर प्रोजेक्टिंग ओवरऑल परफॉर्मेंस एंड नेशनल एंड स्टेट्स यूनियन टेरिटरीज.
लेवल। तो जितने भी सारे स्टेट्स हैं या यूनियन टेरिटरीज जो भी इंफॉर्मेशन दे रही हैं रिगार्डिंग दिस फिशरी सेक्टर्स, तो दिस इज द डैशबोर्ड, द की परफॉर्मेंस पैरामीटर जो कि यूज़ किया जाता है फॉर दी स्टेट्स एंड यूनियन के लिए टू चेक देयर परफॉर्मेंसेज इन दी फिशरीज सेक्टर। ओके, देन प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना लॉन्च कब किया गया था? 2020 के अंदर, बेसिकली टू ब्रिंग आउट ब्लू रेवोल्यूशन। ठीक है, ध्यान रखना है कि प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना कब लॉन्च किया गया था? 2020 में, टू ब्रिंग आउट ब्लू रेवोल्यूशन। इनका मेन एम क्या है? फोकसिंग ऑन द सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड इंडिया फिशरीज सेक्टर। तो फिशरीज, इंडिया के फिशरीज सेक्टर को और डेवलप किया जाए, ग्रोथ आए उसमें। एंड इट हैज़ two separate components, that is central sector scheme and centrally sponsored schemes. तो basically इन दोनों चीज़ को याद रखना है, इनके दो main components क्या है? It is a central sector scheme and centrally sponsored scheme. ठीक है, ओके गाइस, तो आज का जो हमारा सेशन है वो यहीं पे ओवर होता है। हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट सेशन में विद द मोर न्यू अपडेट्स रिगार्डिंग योर एग्जामिनेशन, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कोई भी कमेंट हो रिगार्डिंग एनीथिंग, डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, आई विल आंसर यू। ओके, सो थैंक यू एवरीवन।